हेलो सेकेंड ईयर, मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। पिछली क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एक अधिकारी में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण। उसमें एक अधिकार किसे कहते हैं, एक अधिकार की क्या परिभाषा है, एक अधिकार किस क्षेत्र में कार्य करती है, एक अधिकार में अल्पकाल में कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण कैसा होता है, क्या एक अधिकारी को अल्पकाल में हानि भी हो सकती है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें हम अल्पकाल में एक अधिकारी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सीमांत लागतों की दशा में कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की लागत दशाओं में अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म का संतुलन कई प्रकार से होता है। जैसा कि चित्र में बताया गया है, जो 3 चित्र सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें है कि बढ़ती हुई सीमांत लागत पहले चित्र में, समान सीमांत लागत दूसरे चित्र में, तीसरी घटती हुई सीमांत लागतों की दशाओं में यानी तीसरे चित्र में एकाधिकारी फर्म के संतुलन को बताया गया है। प्रत्येक चित्र में AR एवरेज रेवेन्यू या डिमांड वक्र MR AC MC वक्र खींचे गए हैं। MC वक्र MR के Q बिंदु पर काटता है और उत्पत्ति की मात्रा OM निर्धारित होती है। वस्तु की कीमत SM औसत लागत RM के प्रति इकाई लाभ की मात्रा RS होती है। कुल लाभ की मात्रा RS TN होती है, जैसा कि चित्र में है। अन्य परिणाम भी ऊपर की भांति ही सूचित किए जाते हैं। प्रत्येक स्थिति में EAMC वक्र MRMC वक्र से नीचे अर्थात बाईं तरफ काटता है। इस चित्र में ये बताया कि सीमांत लागत घट रही है, लेकिन सीमांत आय भी घट रही है। यहाँ पर MC वक्र MR के बाईं तरफ काटता है। MC वक्र MR के नीचे बनी रहती है और इसे काटती नहीं। ऐसी स्थिति में एकाधिक फर्म संतुलन में नहीं हो सकती, क्योंकि MC वक्र MR वक्र को काटता नहीं है। अतः केवल इस स्थिति में ही एकाधिकारी की फर्म संतुलन में नहीं होती। वैसे बढ़ती हुई समान घटती हुई सीमांत लागतों की दशाओं में एकाधिकारी फर्म की संतुलन प्राप्त हो सकता है। एक एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत व उत्पत्ति की मात्रा में से किसी एक को ही निर्धारित कर सकता है, दोनों को नहीं। एकाधिकारी उत्पत्ति की मात्रा व कीमत में किसी एक को निर्धारित कर सकता है। अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि के लिए जब उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित हो जाती है तो उसके अनुरूप कीमत स्वतः AR वक्र की सहायता से निकाली जा सकती है। उदाहरण के लिए चित्र में OM उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित हो जाने पर वस्तु की कीमत SM अपने आप निश्चित हो जाती है, जो एकाधिकारी के लाभ अधिकतम करती है। इसी प्रकार यदि एकाधिकारी SM कीमत निर्धारित करता है तो इस कीमत पर अधिकतम लाभ के लिए वस्तु की OM मात्रा का उत्पादन करना ही सर्वोत्तम माना जाएगा। यहाँ पर हमने MC बराबर MR का बिंदु लिया है, लेकिन यह तर्क अन्य बिंदुओं पर भी लागू किया जा सकता है। कहने का आशय है कि एकाधिकारी उत्पत्ति की मात्रा व कीमत दोनों को अलग अलग निर्धारित नहीं कर सकता। सर्वाधिक लाभ या न्यूनतम हानि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यदि वह उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित कर लेता है तो कीमत स्वतः तय हो जाती है, और यदि वह पहले कीमत निर्धारित कर लेता है तो उसके अनुरूप उत्पत्ति की मात्रा भी स्वतः तय हो जाती है। अतः उसके द्वारा उत्पत्ति की मात्रा अथवा कीमत दोनों में से कोई एक निर्धारित की जाती है, एक साथ दोनों को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एकाधिकार के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण। एकाधिकार वाले उद्योग में उत्पत्ति दीर्घकाल में भी फर्मों का प्रवेश अवरुद्ध होता रहता है। एकाधिकारी को इस बात का प्रयास करना पड़ता है कि वह नई फर्मों के प्रवेश को रोक सके, अन्यथा वह एकाधिकारी नहीं रह सकेगा। प्रवेश में वो कई प्रकार की रोक लगाई जा सकती हैं। पहला, आवश्यक कच्चे माल के स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। दूसरा, एकाधिकारी फर्म के कुछ विशेष अधिकार हो सकते हैं जिनकी वजह से अन्य फर्म उसके माल की नकल नहीं कर सकती। तीसरा, बाजार सीमित होने से यदि एकाधिकारी फर्म के अलावा
कोई दूसरी फर्म प्रवेश करती है तो दोनों को घाटा होता है। इस प्रकार प्रवेश स्वयं रुक जाता है। चौथा, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रों में सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। पांचवा, पैमाने की किफ़ायतें मिलने से एकाधिकार बना रहता है। दीर्घकाल में भी एकाधिकार का असामान्य लाभ कायम रह सकते हैं और फर्म उस स्थान तक उत्पत्ति करती है जहां पर दीर्घकाल सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी की लागत वक्र बदल जाते हैं क्योंकि ये संयंत्र के आकार की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार एकाधिकार में दीर्घकाल में नई फर्मों का प्रवेश निषिद्ध होता है, लेकिन मांग के परिवर्तनों के अनुसार एकाधिकारी फर्म को अपने संयंत्र के आकार को परिवर्तित करने का पूरा अवसर मिल जाता है। इस संबंध में हम 3 स्थितियां स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल से कम आकार का निर्माण करके उसे उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल दर से कम कर संचालित करना। इसे अनुकूलतम आकार से कम वाले संयंत्र पर अतिरिक्त क्षमता की दशा भी कह सकते हैं। दूसरा, संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल आकार का निर्माण करके उसे उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल दर पर संचालित करना। इसे अनुकूलतम आकार का संयंत्र पर अनुकूलतम क्षमता की दशा भी कह सकते हैं। तीसरा, संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल से बड़े आकार का निर्माण करके उस उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशल दर से अधिक पर संचालित करना। इसे अनुकूलतम आकार से बड़े संयंत्र पर अनुकूलतम क्षमता से आगे के प्रयोग की दशा भी कह सकते हैं। इन तीनों स्थिति में एकाधिकारी फर्म अधिक सामान्य या सामान्य असामान्य लाभ कमाती है। अब दीर्घकाल में एकाधिकार के अंदर उत्पत्ति व कीमत का निर्धारण। संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल से कम का आकार। छोटे आकार के शहरों में स्थानीय बिजली की कंपनियां प्राय सर्वाधिक कार्यकुशलता से नीचे के संयंत्र के आकार को अपनाकर सर्वाधिक कार्यकुशल से कम दर पर बिजली का उत्पादन करती है। इसका कारण है कि बिजली की स्थानीय मांग बड़ी ही सीमित होती है, जिसे बिजली उत्पन्न करने का संयंत्र इतना छोटा रखना पड़ता है कि वह सबसे अधिक कार्यकुशल साज सामान व तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता। फिर भी वह संयंत्र प्रयुक्त किया जाता है जो कुछ अतिरिक्त क्षमता अवश्य रहती है, जिसका उपयोग मांग के बढ़ने की स्थिति में किया जाता है। जैसा कि चित्र में संतुलन के बारे में बताया गया है, OX पे हमने उत्पत्ति की मात्रा ली है, OY पर हमने कीमत ली है। ये आपका AR है और ये आपका MR है। और जब आपस में MR और MC काटते हैं, जैसे कि ये काटा गया है, और संतुलन करके P का निर्धारण यानी P होती है OS के बराबर होती है। और इस प्रकार SMC, SAC और LMC आपस में एक संतुलन प्रकट करते हैं और मात्रा OX के 0 के बराबर और कीमत है वो OS के बराबर होती है और लाभ है वो RSPQ होता है। जैसा कि चित्र में बताया गया है। यदि फर्म संयंत्र का आकार अथवा SAC पर उत्पत्ति की दर बदलती रहती है तो उसका मुनाफा कम हो जाता है। इस प्रकार छोटा बाजार होने से एकाधिकारी संयंत्र का सर्वाधिक कार्यकुशलता से कम आकार रखेगा और उनको उत्पत्ति की सर्वाधिक कार्यकुशलता से कम दर पर संचालित करेगा। उसका बाजार इतना बड़ा नहीं है कि वह संयंत्र का आकार इतना बड़ा कर ले कि पैमाने की सारी किफ़ायतों को लाभ प्राप्त कर सके। वह जिस संयंत्र के आकार का उपयोग करता है उसमें कुछ अतिरिक्त क्षमता अवश्य पाई जाती है। यदि वह अपने संयंत्र का आकार SAC से छोटा कर लेता है ताकि उसमें कई अतिरिक्त क्षमता ना रहे और SAC के द्वारा प्रदान की जाने वाली पैमाने की किफ़ायतों को खो देता है, इस प्रकार लाभ की अपेक्षा हानि अधिक रहती है। अगला है, क्या एकाधिकारी कीमत सदैव प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से ऊंची होती है? लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। निम्न 2 दशाओं में एकाधिकारी कीमत प्रतिस्पर्धा कीमत से नीची भी हो सकती है।
पहला सार्वजनिक एकाधिकार। इसमें सरकार प्राय लाभ अधिकतम क्रम के उद्देश्य को लेकर नहीं चलती, बल्कि न लाभ न हानि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चल सकती है। ऐसा सार्वजनिक उपयोगों के क्षेत्र में अनिवार्य उपभोग्य वस्तु को पाया जाता है। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से नीचे पाई जा सकती है। सर्वाधिक हित को ध्यान में रखकर सरकार कम कीमत रख सकती है और प्राय रखती भी है। दूसरा है निजी एकाधिकार। इसमें कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं की तुलना में उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़ जाती है, जिससे लागत कम हो जाती है और कीमत भी कम की जा सकती है। मान लीजिए कुछ ऊंची लागत वाली फर्में अचानक किसी एकाधिकारी फर्म के अधिकार में चली जाती है, तो वह अपने नियंत्रण में उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाकर उत्पादन लागत कम कर देता है। ऐसी दशा में पहले की तुलना में लागत कम होकर कीमत भी कम हो जाती है। यह आगे के चित्र में बताया गया है। चित्र में बताया है प्रतिस्पर्धात्मक कीमत OP1 है और उत्पत्ति की मात्रा OM1 है, क्योंकि MC पूर्ति वक्र होकर DD के B बिंदु पर काटता है। एकाधिकारी स्थापित होने के बाद कीमत बढ़कर OP हो जाती है और उत्पत्ति की मात्रा घटकर OM पर आ जाती है, क्योंकि MC और MR एक दूसरे को D बिंदु पर काटते हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तित MC वक्र की दशाओं में होता है। अतः यहाँ तक तो एकाधिकारी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से अधिक होती है तथा एकाधिकारी उत्पत्ति प्रतिस्पर्धात्मक उत्पत्ति से कम होती है। बाद में एकाधिकारी के द्वारा कार्यकुशलता में सुधार से नई सीमांत लागत MC1 हो जाती है, जिससे उत्पत्ति की मात्रा OM2 और कीमत OP2 हो जाती है। इस प्रकार नए सुधारों से लागत घटती है, जिसे एकाधिकारी कीमत OP2 हो जाती है, जो प्रतिस्पर्धात्मक कीमत OP1 से नीची रहती है। इस प्रकार एकाधिकारी के अंतर्गत भी कीमत के घटने से उत्पत्ति के बढ़ने से स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है एकाधिकार में पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति अथवा पूर्ति वक्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता। एकाधिकार में वस्तु की बाजार कीमत और पूर्ति की मात्रा में कोई निश्चित संबंध नहीं पाया जाता, जैसा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में होता है। एकाधिकारी सीमांत लागत को सीमांत आय के बराबर नहीं करता ताकि अपने लाभ अधिकतम कर सके, लेकिन उसके लिए सीमांत आय कीमत के बराबर नहीं होती। इस वजह से सीमांत लागत की कीमत के बराबर नहीं कर पाता। ऐसी दशाओं में मांग की विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक ही उत्पत्ति की मात्रा पर विभिन्न कीमतें पाई जाती हैं। अतः एक ही कीमत पर उत्पत्ति की मात्रा जानने के लिए हमें मांग वक्र और सीमांत लागत दोनों को जानना होगा। अगली क्लास में हम चित्र के द्वारा इसके बारे में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।